नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मिरर रूप। दोस्तों आज एक बार फिर से हमारे साथ महेश दत्त जी हैं। महेश दत्त जी जो हैं वो अपना बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल चलाते हैं और साथ ही इनके जो विचार हैं और इनकी जो एनालिसिस है वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल की होती है। तो आज सर ने हमारे लिए समय निकाला बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने धन्यवाद। आज समय निकाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपसे आज डिस्कस होगा। तो इसके लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। दोस्तों एक कल एक इंटरेस्टिंग खबर आई थी, कल आई थी या परसों आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक अलर्ट जारी किया था। ये अलर्ट किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं था या उनके किसी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं था। ये अलर्ट था इंडियन इलेक्शन से रिलेटेड और उन्होंने ये कहा था कि चाइना जो है वो पोटेंशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंडियन इलेक्शन में इंटरवीन कर सकता है। इंटरवीन कर सकता है इसका मतलब ये कि जो नरेटिव है, जो थॉट प्रोसेस है, उसे कहीं ना कहीं ये ऑल्टर कर सकता है। ये एक बहुत खतरनाक बात थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक एडवाइजरी या एक अलर्ट के तौर पे जारी करी थी। अब ये जारी होने के बाद में ही हमें दो ऐसी चीजें सामने देखने को मिलती है। पहली चीज, जो यूके का एक प्रेस्टिजियस अखबार है जिसे यूके वाले प्रेस्टिजियस अखबार कहते हैं, द गार्डियन। उस गार्डियन में एक आर्टिकल छपता है और उस आर्टिकल में ये कहा जाता है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं वो टेररिस्ट दरअसल भारत मरवा रहा है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत की गवर्नमेंट उसमें शामिल है या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है जो वहां पर उन टेररिस्ट की टारगेट किलिंग कर रही है। और दूसरी बड़ी खबर जो कल मिडनाइट में आई वो ये थी कि हाफिज सईद को जहर देकर मार दिया गया। ये खबर बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कुछ दिनों पहले दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया। तो इन 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 दोनों चीजों पे महेश जी से हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और महेश जी, आप अगर आपका एनालिसिस और आपकी सारी जो नॉलेज इसके पीछे वो अगर हमारे दर्शकों के साथ में शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया आपका राहुल भाई, एक तो एक बार फिर से शो में बुलाने के लिए। और दूसरा ये कि मैं आपसे शेयर कहाँ से बात शुरू करूँ। देखिए, दरअसल हमने पिछला जो शो आपके साथ किया था वो था फिफ्थ जनरेशन पर। जी आपको याद हो फिफ्थ जनरेशन वॉर जी पर हमारी बहन यास्मीन के साथ। और आप ये जी देखें, ये बात दरअसल ठीक वहीं से जाके एक बार रिकनेक्ट होती है, कि किस तरह से चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए किस तरह से एक तमाम नैरेटिव को रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और उसके जरिए जो फाइनल आउटकम है वो है कि कहीं आपको इलेक्शन के टाइम पर चाहे आपको डिस्ट्रैक्शन डालना है, चाहे आपको माइंडसेट चेंज करना है, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं। गोइंग बैक टू जो पहली घटना हुई वो गार्जियन वाली थी, और आप ये देखिए उसका अच्छा खासा बवेला मचा। अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाए तो ये बात सही है कि वहां पर इस तरह की मौतें हुई हैं। ये भी बात सही है पाकिस्तान में कि इसको लेकर पाकिस्तान में रिपोर्टिंग भी हुई है। ऐसा भी नहीं कि गार्जियन ने जो कुछ कहा है वो कोई पहली बार रिपोर्ट हो रहा हो और उसने कोई रिवोल्यूशन कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर। गाहे बगाहे पिछले सालों में पाकिस्तान से ये खबरें आती रही हैं, वहां पर ये मुद्दा भी उठता रहा है, लोगों ने बात भी की है। मेरे दोस्त एजाज सैयद हैं वहां पर, जिन्होंने इस बारे में बार बार वहां रिपोर्ट में कहा गया कि भाई ये लोग इस तरह मारे जा रहे हैं और देखा जाना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन दरअसल आप ये सोचिए कि उस समय की जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट थी, या जो इवन आज भी है, वो इस बारे में बोलती क्या? क्योंकि अगर वो इस मुद्दे को उठाते और ये कहते कि भाई ये लोग हैं और इनको हिंदुस्तान के लोग यहाँ अंदर आकर मार रहे हैं, पहली बात तो आपकी साख पर एक बड़ा बट्टा लग जाता कि आखिर बिल्कुल। हिंदुस्तान ये कर कैसे रहा है। आप अपने आप को नंबर वन एजेंसी कहते हैं, फिर ये सब कुछ हो रहा है, तो वो आपके लिए जवाबदेही भारी हो जाती। दूसरी, सही बात। आपकी पब्लिक इमेज खराब होती। तीसरा ये कि कोई भी आदमी, अगर मान लीजिए आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सवाल उठाते हैं, तो लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि भाई ये मरने वाले हैं कौन? आखिर हिंदुस्तान को इतना बराबर। बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत क्या है कि वो आपके मुल्क में आके इनको मारे? तो मजे की बात क्या है, अगर आप अभी भी वो नैरेटिव देखें जो पाकिस्तान में जिसके बारे में बात की जा रही है, वो यही करें, हम्म। हाँ ये लोग जिहाद से जुड़े थे। हाँ ये लोग, इनफैक्ट अगर आप कल रात को जो मैंने अपना एक व्लॉग किया है, अगर आप हमारे चैनल पे देखें, तो वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया है कमर चीमा साहब जो है वो किस तरह से कह रहे हैं कि हाँ वो एक वक्त जिहाद में जुड़े थे और किसी न किसी फॉर्म में जुड़े थे।
और वो बाद में एक तरह से रिटायर हो गए वहां से। अब तो फर्नीचर की दुकान चला रहे थे। ऐसे कि फर्नीचर की दुकान चलाने से उनके जो पहले के तमाम काम थे उन सब पे पर्दा पड़ गया, वो सब वॉश आउट हो गए। तो ऐसा तो नहीं होता। और बराबर। दूसरी बात, ये तमाम 20 लोग जो मारे गए हैं, ये सब के सब हिंदुस्तान की तरफ से गजेटेड है, उस तरह से हैं कि बाकायदा नोटिफिकेशन इन पर निकले हुए हैं कि ये लोग क्रिमिनल हैं, जो हमारे यहाँ आतंकवाद करके गए हैं और वहां बैठे हुए हैं। अब अगर पाकिस्तान उन पर कोई एक्शन नहीं लेता है, नोइंग कि हमारे यहाँ से बताया गया है कि ये लोग आतंकवादी हैं, आप उनको रखकर बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक ना एक स्टेज पर इस बारे में किया जाएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको एंडलेसली वेट करके और देखते हैं कि भाई वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। निश्चित रूप से इस पर अगर बैकग्राउंड में आप जाएं, जिसके बारे में गार्जियन ने जिक्र किया, हालांकि उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया है कि उन्होंने किससे बात की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने रॉ में कुछ लोगों से बात की है। हाँ, उन्होंने बोला कि इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, उनसे बात करी, पर किससे बात हाँ, करी क्या किसी का कुछ ये जिक्र नहीं नहीं। बताया उन्होंने, बिल्कुल। तो वहां पर वो ये बात कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई 2019 के बाद में हमारे यहाँ सोच में बदलाव आया। और वहां उन्होंने जिक्र किया जमाल खशोगी का, कि जिसको जो सऊदी अरब ने अपनी एम्बेसी में टर्की के अंदर कटवाया, मरवाया भी नहीं, कटवाया, बिल्कुल जिंदा ही कटवा दिया था उसको। तो वो हुआ। बराबर। और देखा यह गया कि उस पर जो रिएक्शन आया, बड़ा स्ट्रांग दुनिया में रिएक्शन आया। जो बाइडेन उस वक्त नए प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरबिया को पराया स्टेट बना देंगे। और आप बाद में देखिए तो वो बाकायदा गर्दन झुका के और एमबीएस से हाथ मिला रहे थे फिर यहाँ रियाद आके। तो दुनिया ने देखा कि भाई अल्टीमेटली अगर आप में ताकत है कुछ कर गुजरने की, तो दुनिया फिर लकीर ही पीटती रह जाती है, उसमें करने कराने कुछ रह नहीं जाता। तो सही बात। जाहिर है कि अगर किसी ने उनसे कहा है कि इस तरह माइंडसेट में चेंज आया होगा, तो जाहिर है कि इसमें कुछ बहुत बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी अगर कोई चीज देख रहा है और उसका रिजल्ट देख रहा है, तो वो एनालाइज तो करेगा कि भाई ये तो हम भी कर सकते थे अगर यही होना था तो। और सही बात। अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो लोग क्राइम करके गए हुए हैं, हमारे लोगों को मारकर गए हैं, हमारे फौजियों को मारकर गए, तो वो कहीं पर फ्री घूम रहे हैं, फर्नीचर की दुकान चला रहे हैं, तो भला हम उसको क्यों बर्दाश्त करें। तो वो उसमें फिर बताते हैं कि भाई किसी महिला ऑफिसर ने उनको कांटेक्ट किया था, ये जो जहूर साहब है, जहूर, उनका जहूर मिस्त्री उनका नाम, निक नेम था बेसिकली, ये हम्म। सूडो नेम होते हैं जो हम्म। आतंकवादियों को दिए जाते हैं। वास्तव में बराबर। उसका नाम जहीर था, जो एक फर्नीचर की दुकान चला रहा था वहां पर। और उसको उन्होंने पूछा कि भाई आप जहूर मिस्त्री बोल रहे हैं, तो उसने नहीं बताया। उसने जहूर मिस्त्री बोलने के बजाय उसने अपना नाम जहीर बताया, क्योंकि वो उसको मालूम था कि जहूर की तरह से मुझे कौन लोग जानते हैं। और फिर जाहिर है कि उसके पीछे लोग लगे, उसको उन्होंने ट्रैक किया, ट्रैक करके मार दिया। और ठीक ऐसा ही ये जो परमजीत जी जो थे, जो लाहौर में मारे गए, उनके साथ भी यही हुआ कि भाई उनको हम्म। घर के बाहर मारा गया। और उनको उनका बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि कि जो इनको जब मारा गया, तो वो था एक लड़का वहाँ यूएई में ओके। अमेजन के गोडाउन में काम करता था, ओके। जहाँ उनको जो उसको उसके पास कुछ लोग गए और उसको उन्होंने कहा कि भाई यार हमारे ना पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, और हमारे उन्होंने पैसे वैसे वहाँ ले लिए हैं, हमें उनसे पैसे वसूलने हैं, तो हमें हेल्प चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और आप हम्म। हमें जरा इसमें हेल्प कर दीजिए। तो जाहिर है कि वो फिर इसमें यूज हुआ। और तो आप ये देखिए ना, कोई तो मैं मतलब अब ये मोडस ऑपरेंडी है, इंटेलिजेंस एजेंसी लाती हैं, और उन्होंने फिर उसको उसके घर के बाहर पार्क में जब वो घूम रहा था, उन्होंने कहा भाई यार हमको पैसे वैसे तो उसने देने नहीं है, तो भाई इसको हमने तो उसको खत्म ही करना है। और फिर उन्होंने उसको वादा किया था कि हम तुमको वापस आओगे सऊदी यहाँ वापस, जब सऊदी अरबिया में, तो हम आपको यूएई में, तो हम आपको यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए देंगे और आपको केटरिंग हम्म। का बिजनेस खुलवा देंगे। वो बराबर। हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये इस वादे पर उसको लाया गया था, और वो बाद में यहाँ से निकल गया, वापस चला गया। अब ये हर बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी एजेंसीज को जो पता लगा, तो इनको बाद मतलब जब मौत का पता लगा तब तक आदमी जा चुका था, तो फिर वो लकीर पीटते ही रह गए। और बाद में उनको ये पता लगा कि हाँ कोई कुछ था तो सही, पर आप बोलेंगे क्या, सवाल ये है। अगर आप हम्म। किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको नैरेटिव तो चाहिए कोई, और सही कोई भी बात है। आदमी आदमी पूछेगा कि भाई ये लोग कौन थे, जहां बात आएगी कौन थे, तो आपकी पहचान बतानी मुश्किल हो जाएगी। बराबर। भाई कोई दूसरा मुल्क इतना बड़ा खतरा ले रहा है, किसी और के बॉर्डर के अंदर लोगों को हायर करके और लोगों को मरवा रहा है, तो उस आदमी की कुछ तो प्राइस रही होगी ना, तो आखिर उन्होंने ऐसा किया गया था। तो
अगर कल को कोई किसी बड़े टारगेट पे इस तरह का अटैक करे, तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना कि हाँ भाई, ये कोई भला आदमी तो नहीं था, कोई साधु संत तो नहीं थे जो मर रहे हैं। तो बराबर। और एक और बात मुझे लगती है, जो मुझे जब अमेरिका या ब्रिटेन जैसे लोग जो है जब ये सवाल उठाते हैं, तो मुझे हमेशा लगता है, आप देखिए अमेरिका का एक इंटरनल लॉ है, एक कानून है उनका, कि अगर हम्म। दुनिया के किसी भी हिस्से में अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश हो रही है और अमेरिका को उससे खतरा महसूस होता है, तो अमेरिका किसी यूएनएससी की रेजोल्यूशन के बिना उसको जाके वहां खत्म कर सकता है, मार सकता है। ये उसका सेल्फ बराबर। डिफेंस का माना जाएगा, और ये उनका बराबर। अपना कानून है। अब आप सोचिए, अगर एक मुल्क ये कानून रख सकता है किसी वजह से कि वो पावरफुल है, सुपर पावर है, ये जो भी है, हो सकता है कि हमारे अपने जो रिलेशन है, चाहे अमेरिका के साथ हो या बड़ी पावर के साथ हो, आज इस लेवल पे हो जहां हम जानते हैं कि हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और हम उनको नहीं बोलने देंगे अपने खिलाफ कुछ भी। और ऐसे में हमको एक लीवे दिया गया है, प्रोबेबली उनकी तरफ से भी, कि भाई अगर आपको ये काम निपटाने हैं, आप निपटा लो, हम नहीं कुछ बोलेंगे। एक हम्म। एग्जांपल, बालाकोट में जब हमने हमला किया, तो यूनाइटेड नेशन के आप देखिए 193 कंट्रीज हैं। बराबर। क्या एक कंट्री ने भी बोला कि हिंदुस्तान ने गलत किया? हम्म। सबने कहा नहीं, ठीक किया, सेल्फ डिफेंस का हक है उनको। सही बात। यही सच है। तो हम जो कर रहे हैं उसमें, अगर कोई ये बात कहे कि हिंदुस्तान ने गलत किया, तो उसको पहले ये सफाई देनी पड़ेगी ना कि वो लोग थे कौन, और हमने किस इनोसेंट की जान ले ली, कोई कोलेटरल डैमेज किया बराबर। हो। बराबर। ठीक, वो आदमी मर रहा है जिसने मरना था। और तो मेरे ख्याल से, हाँ, मेरे ख्याल से इसमें आग में घी, राजनाथ सिंह जी के उस बयान ने भी काम किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम घर में घुस के मारेंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बयान इस आर्टिकल के बाद आया। हाँ। गार्जियन का आर्टिकल जब आया, उसके बाद में राजनाथ सिंह वैसे ये बात बहुत बार कह चुके हैं, कई बार ये बात हाँ। कह चुके हैं। हाँ। मगर आप ये देखिए, ये भी बड़ी खूबसूरत बात याद दिलाई आपने। आप जरा सोचो, आखिर राजनाथ सिंह जी ने कहा क्या? राजनाथ सिंह ने हम्म। कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई आदमी आकर टेरर एक्ट करता है, टेररिज्म करता है, और भागकर पाकिस्तान जाता है, तो हम उसको चेज करेंगे, और चेज करने बराबर। के प्रोसेस में अगर हमको पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ा तो हम जाएंगे। मगर सवाल ये बराबर। है कि आपका कोई आदमी हमारे यहाँ आकर टेररिज्म करे ही क्यों? सही बात है। अगर आपका आदमी हमारे यहाँ टेररिज्म ना करे, तो हम क्यों उसको पकड़ेंगे, क्यों उसके पीछे भागेंगे, क्यों आपके कंट्री में आएंगे, क्यों उसको मारेंगे? सारी बातें पैदा नहीं होती ना। लेकिन जो नैरेटिव है पाकिस्तान का, वो ये होता है कि वो पहली वाली बात को तो भूल जाते हैं, हम्म। सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि वो हमारे आदमी को आगे मार दिया। और अब जो राजनाथ सिंह जी ने जो एक इतनी बड़ी बात कही, उसमें से उन्होंने इतना सा पोर्शन पिक कर लिया और उसको उन्होंने एक हेडलाइन के तौर पे चला दिया। एक और एग्जांपल है ना इसका, 2014 याद कीजिए, जब ये हमारी ये सरकार आई थी पहली बार पावर में, तो हम्म। उस समय पर एक बड़ा एक स्टेटमेंट अजीत डोभाल साहब का मशहूर हुआ करता था, एक क्लिप चला करती थी कि यू डू अनदर मुंबई विल टेक अवे द बलूचिस्तान। बराबर। ये खूब चला करता था उन्होंने ये बात कही ये। थी, हाँ। हाँ, तो अब आप जरा सोचिए कि वो ये तो भूल जाते हैं कि उसमें शर्त मुंबई की थी कि अगर आप हम्म। मुंबई करेंगे, अगर, तो हम ऐसा करेंगे। सही तो आप बात। मुंबई क्यों करेंगे? अगर आप मुंबई सही नहीं बात। करेंगे, तो हम बलूचिस्तान की बात क्यों करेंगे? बराबर। मगर वो कन्वीनियंटली ये बात भुला देते हैं कि वो मुंबई न करने की बात कर रहे हैं, तो हाँ, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान ले लेंगे, बलूचिस्तान तोड़ेंगे, ये तो हमारे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तोड़ने की बात तब कर रहे हैं जब तुम हमारे यहाँ तोड़-फोड़ कर रहे हो भाई, हम्म। तो ये क्यों भूल जाते हो? ये सिलसिला है। बराबर। बल्कि इसमें एक 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 और चीज है। अ, भारत अभी जिस 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 प्रोग्रेस पर आगे बढ़ रहा है या जिस इकोनॉमी की स्केल पर आगे बढ़ रहा है, तो क्या भारत इन चीजों में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा कि उसे कहीं पाकिस्तान जैसे देश में जाके किसी को मारने की जरूरत पड़ेगी? शायद इसीलिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इकोनॉमिकली इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और मुंबई हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज बने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, उस इन्वेस्टर को कभी भी ये लगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में अनसेफ है। तो अगर अनसेफ, अपने अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको प्रिकॉशनरी लेवल पे या अदरवाइज जो डेंजरस एलिमेंट हैं उनको निकालना पड़ता है, व्हाई नॉट? अल्टीमेटली ये कोई साधु संत तो नहीं है जो मारे जा रहे हैं। कौन लोग हैं? ये टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट है।
और भाई ये वो आ गए, एनर्जी खत्म हो गई, आज वो फर्नीचर की दुकान चला रहे हैं, कोई पंचर की दुकान चला रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है ना, पर उससे उनके उन कामों पर तो पर्दा नहीं पड़ जाता जो उन्होंने हमारे खिलाफ किए। बराबर। और और फिर इनकी मुश्किल क्या होती है कि जब ये इस लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ फिजिकली खुद कुछ नहीं कर पाते, तो ये लीडरशिप का रोल अदा कर रहे होते हैं, आइडियोलॉग का रोल अदा कर रहे होते हैं, एक तरह से मल्टीप्लायर का रोल अदा कर रहे होते हैं, जिस तरह से एक ये टीचर बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लायर बात होता है। है। जी, तो इसलिए इनका रिमूव करना तो बनता है ना। सही बात है। जी। बराबर। अब इसी से रिलेटेड एक और दूसरी बात है, जो है बात एक नैरेटिव बिल्डिंग की या फिर हम्म एक फॉल्स प्रोपोगंडा को स्प्रेड करने की। ये हम्म बात हम लोगों ने दाऊद इब्राहिम के केस में भी बहुत देखी, शिद्दत से जिसमें महसूस की जी, एक बिल्कुल। राइट, जिसमें एक छोटी सी बात बहुत हम्म बड़े लेवल पे पूरे भारत में फैल गई। हम्म और पूरे भारत में उसमें 2 दिन बहुत हल्ला मचता रहा। हम्म सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरह दाऊद इब्राहिम को खीर में जहर देके मार दिया गया था, उसी तरह कल रात को भी हाफिज सईद को भी खीर में जहर देके मार दिया गया। अब जी। अब अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो दाऊद इब्राहिम भी खत्म हो गया और हाफिज सईद भी खत्म हो गया। तो ये जो जी। 5th जनरेशन वॉरफेयर की झलक जो हमें दाऊद इब्राहिम के केस में भी देखने को मिली और हाफिज सईद के केस में भी देखने को मिली, हम्म ये कितनी खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। देखिए कल जो कुछ हुआ है, आप चाहे ये टूल किट देखिए, मैं टूल किट का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अब पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है। मैं आपको 3 इंसिडेंट गिना देता हूँ जो बड़ी बेशर्मी के साथ एग्जीक्यूट किए गए हैं। मैं बेशर्मी जानबूझ कर कह रहा हूँ, ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप याद कीजिए, अच्छा पहले आप बात करें दाऊद इब्राहिम वाले केस की। क्या होता है, आधी रात को एक कम्युनिकेशन होता है, एक भारत में बैठे एक यूट्यूबर, दिल्ली में बैठे एक यूट्यूबर के साथ में पाकिस्तान में बैठी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर के साथ जो उनका राब्ता है वो होता है, जिसमें वो बताती हैं कि इमरान खान की रैली चल रही है, हमारे यहाँ इंटरनेट डाउन है। इंटरनेट डाउन ही नहीं बल्कि तो अच्छा, जब इंटरनेट डाउन है तो जरा सोचिए कि आप वीपीएन कैसे इस्तेमाल करते होंगे, आप आईटी के हिस्से से आप जानते हैं आईटी कैसे काम करती है। तो वो माता जी जो है वो कह रही है मैं तो वीपीएन के जरिए जो है ट्राई कर रही हूँ इंटरनेट लगाने का। वीपीएन के जरिए आप कैसे लगाएंगे जब इंटरनेट ही नहीं तुम्हारे यहाँ? तो हम्म, इलॉजिकल बातें। खैर, तो ये पहली बार किया गया, वो बेचा गया इन जनाब को जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। और इनको जब बेचा गया, मेरी उनसे कम्युनिकेशन भी हुई। मजे की बात, जैसे ही आधी रात की बात थी, ये जब सारा कुछ हुआ, पहली न्यूज ब्रेक हुई, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, मैं वो चला रहे। मैं कहा भाई अच्छा, सवेरा होते होते एबीपी न्यूज ने इंटेलिजेंस ऑफिसर जो इंडिया के थे उनका वक्तव्य छाप दिया, ये कहते हुए कि भाई ये फेक न्यूज है, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ। अब आप हम्म, सोचिए कि आप किस पे भरोसा कर रहे हैं, भारत के हम्म, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिसर्स पर, या कि पाकिस्तान में बैठी एक एक यूट्यूबर पर जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो यूट्यूबर है, ना उसके कोई क्रेडेंशियल्स हैं ऐसे पत्रकारिता के, ना कुछ और। तो खुदा जाने। खैर, उनके अपने कॉन्टैक्ट हैं, जो हमारे यहाँ के जो यूट्यूबर हैं उनके वो संबंध उनके अपने हैं, तो वो जाने बेहतर, वो जाने चीजों को। खैर, तो ये सिलसिला वहां से चल निकला। मैंने जब उनको ये न्यूज दी तो एक टिपिकल बिल्कुल बेतुका किस्म का डायलॉग आप मारे कि आई स्टैंड बाय माई स्टोरी। भाई इफ यू स्टैंड बाय योर स्टोरी यू गॉट टू, आप उसके लिए कुछ सब्सटेंशिएट करेंगे ना बात को। ये तो नहीं कि बस आई स्टैंड बाय माई स्टोरी, ये वाक्य अपने आप में इन आइसोलेशन बकवास के अलावा कुछ नहीं है। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी बात को कहने के लिए सब्सटेंशिएट करना पड़ता है। तो आप ये देखिए सेम टूल किट। और दो, अच्छा बाय द वे, उस समय उस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने यह भी कहा था कि अगले कुछ घंटे में मैं कंफर्म कर दूंगी इस न्यूज को। वो कंफर्मेशन आज तक आ रहा है, आज तक नहीं आया वो कंफर्मेशन कि भाई आपकी वो खबर सच थी या झूठ थी, कुछ नहीं आया। दिल्ली में बैठा यूट्यूबर ये कह रहा है आई स्टैंड बाय माई स्टोरी, हम्म, न जाने किस बेसिस पे। तो खैर, चुनाव पास में ही है तो इन चीजों का भी इलाज होगा ही। तो अभी ये दूसरी तरफ क्या हुआ, अभी जो अच्छा इस बीच में एक और घटना होती है, तो करीब अभी 10 दिन हुए इस बात को। इन पाकिस्तानी यूट्यूबर के पति देव एक व्लॉग कर रहे हैं चीन में बैठे एक और दूसरे यूट्यूबर से, और उसमें ये दिल्ली वाले यूट्यूबर भी हैं। ये तीन का बातचीत चल रही है, और अचानक ये महिला यूट्यूबर
अपने, क्योंकि पति हैं जो यूट्यूब पर, उनके पीछे से कुर्सी के नीचे से चलते हुए यूं जा रही हैं घुटनों के बल, और वो अरे आपके पीछे क्या हो रहा है, और वो पूरी बेशर्मी से हंसते हैं वो लोग, ये बताते हुए कि देख लो भाई, हम तो वही हैं जो पहले जैसे करते थे कि बेडरूम में बैठा है, कोई बाथरूम में बैठा है, ये पेशावर से जुड़ रहा है, कोई इस्लामाबाद से जुड़ रहा है, ये खेल तमाशा होता था, वो सारा नजर आया वहां पे। तो यानी वो पहला एक्सपोजर वहां होता है। और फिर उसके बाद में अब ये कल, अब जब जो कल रात को हुआ है, आप ये देखिए जरा, सेम टूल किट, वही गेस्ट इस्लामाबाद के, वही दिल्ली के, वही खीर, वही मिठाई, वही जहर, वही वही हॉस्पिटलाइजेशन, और कहीं ये तो वेंटिलेटर है, तो ये अबे कहानियां, हवाई फायर। मैं कल एक लाइव शो कर रहा था अपने यहाँ पर, उस समय पर केजरीवाल वाले विषय को लेकर, जब मेरे पास लोगों के मैसेज आने शुरू हुए कि यार ये खबर कंफर्म करो, ये खबर कंफर्म करो, एंड सिंस वो लंबा शो था तो मैं उसमें से बीच में से कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही उसके बाद में मैंने कंफर्मेशन लिया पाकिस्तान से, तो रात के लगभग 2 बजे मुझे व्लॉग करके ये डिनायल देना पड़ा लोगों को कि भाई मत भरोसा करो, फेक न्यूज है, इसमें कुछ नहीं है। और लोगों को पता लग गया, जब मैंने साहब बताई तो उनको अंदाजा हो गया कि हाँ ये झूठ फैलाया जा रहा है उनकी जान को। लेकिन आप ये देखिए कि ये अगेन वाटर टेस्ट किया जा रहा है, ये वाटर टेस्ट किया जा रहा है। आप सोचिए उन लोगों के द्वारा कि, और एक और आदमी कल शामिल था इस सारी घटना में, वो जयपुर में बैठे हुए एक सज्जन है जो उनको, जिनका यूट्यूब चैनल है, वो भी इसको फैला रहे थे। अब आप जरा कल्पना कीजिए, 10 लाख से ज्यादा का जयपुर वाला जो अब है यूट्यूब चैनल, 5 लाख के करीब करीब का ये पाकिस्तान वाली जो महिला है उनका यूट्यूबर, 1.5 लाख के करीब का दिल्ली बैठा यूट्यूबर। आप जरा सोचिए इन सब की जो मेजोरिटी रेंज है, जो मेजोरिटी इनकी ऑडियंस है, सब्सक्रिप्शन है, वो हिंदुस्तानी है। यानी आप अगर एक फेक न्यूज को फैलाते हैं तो आपका एक्सेस एक साथ इन 3 लोगों के मिलने से 15 लाख से ऊपर लोगों तक पहुंच रहा है। बराबर। और ये टेस्टिंग क्या है कि आपने जो पहले किया, चाहे वो एक्सपोज हो गया, लेकिन क्या अभी भी उसका असर बाकी है? आप ये देखिए वो असर बाकी है। कल भी लोगों ने इस पर यकीन करना शुरू कर दिया था। तो दरअसल हमको अपने लोगों को यूट्यूब, मतलब इस माध्यम पर ये एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई आप आंख मूंद कर यकीन न करें जब तक कि कोई अपनी बात को सब्सटेंशिएट नहीं करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलता है, या मैं ये नहीं कहता कि मेन स्ट्रीम का रिएक्शन लेट हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो सकता है, किसी अधिकारी का हैंडल हो सकता है, कोई सरकारी हैंडल हो सकता है जो इस चीज को कंफर्म करेगा या डिनाई करेगा। यू कैन वेट, जस्ट होल्ड ऑन बिफोर यू एक्चुअली थिंक कि बस दुनिया धरातल में, रसातल में जा रही है और बस दाऊद मारा गया और ये मर गया और अब ताल ठोकने शुरू हो जाए, मिठाई बांटने शुरू हो जाए, तो भाई आप कुछ किलो, अपने कुछ किलो मिठाई के पैसे खाली गंवाएंगे, उसमें होने वाने वाला कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कल रात को कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई है, और नैरेटिव की लड़ाई एक्चुअली अभी जानी है। ये सिर्फ आप जो स्टेज देख रहे हैं, ये वाटर टेस्ट किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि हम कितने रिलायबल हैं, हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो कितनी कामयाब हो सकती है। तो ये सिर्फ वाटर टेस्ट किया जा रहा है, था ली जा रही है कि हम कामयाब हो सकते हैं नहीं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, और वो यहां तक कामयाब है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें इलेक्शन में कहीं से कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का, और ना ही कोई इस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग होना चाहिए। महेश जी, आपने इन चीज़ों को डिटेल में समझाया और आपने आपका वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन फ्यूचर आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जरूर अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जरूर, शुक्रिया आपका, आप भी। थैंक यू।